हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई। तो चलिए, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स, दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ द डिसिप्लिन लॉजिक विच इज डिसिप्लिन ऑफ द फिलोसफी ऑनर्स। तो इस चैप्टर के साथ हमारा लॉजिक सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर का सिलेबस विल बी ओवर। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बहुत ही इजीली ये पूरा चैप्टर हो जाने वाला है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज समझने की है वो दो तीन टर्म्स है। पहला, एक सिलोजिज्म क्या होता है। एक सिलोजिज्म जो है वो एक ऐसा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है जिसमें तीन प्रोपोजिशंस होते हैं, ठीक है। और तीन प्रोपोजिशन में से दो जो है वो प्रीमाइसेस होते हैं और एक जो है वो कंक्लूजन होता है। तो एक ऐसा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसका कंक्लूजन इज इन्फर्ड फ्रॉम टू प्रीमाइसेस, जब दो प्रीमाइसेस से कंक्लूजन निकाला जाए तो उसे कहा जाता है सिलोजिज्म। वही दूसरी तरफ एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है, जिसमें एग्जैक्टली थ्री टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देखिए, एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसमें तीन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होते हैं और उन तीनों में मिलाकर थ्री टर्म्स होते हैं जो एग्जैक्टली दो प्रोपोजिशंस में आते हैं। कहने का मतलब है कि कंक्लूजन में दो ही टर्म्स रहेंगे और हर एक प्रीमाइस में भी दो टर्म्स रहेंगे, लेकिन दोनों प्रीमाइसेस को मिला के तीन टर्म्स होते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म मतलब होता है जब पहला उसके प्रेमाइसेस और कंक्लूजन AEIO के फॉर्म में है और दूसरा जो प्रोपोजिशन है वो स्टैंडर्ड ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, आइए ये सब चीजें हम अभी समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इजी है, ठीक है। तो अभी तक हमारा AEIO कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हमने पूरा पढ़ लिया है। हमें पता है प्रीमाइसेस क्या होते हैं, हमें पता है कंक्लूजन क्या होता है, हमें पता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अब हमें सिर्फ इन सब चीजों को क्लब करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, नो हीरोज आर कावर्ड्स, सम सोल्जर्स आर कावर्ड्स, देयरफॉर सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे, ये देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब जब इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक हमारे पास है ई प्रोपोजिशन, एक हमारे पास है आई प्रोपोजिशन। आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी क्लियर विद दिस, सब थिक हो रहा है ये, ठीक है। दिस इज ई प्रोपोजिशन, दिस इज आई प्रोपोजिशन एंड दिस इज ओ प्रोपोजिशन, ठीक है। इसमें देखिए, एक टर्म है हीरोज, एक टर्म है कावर्ड्स और तीसरी टर्म है सोल्जर्स। तो अभी हमने क्या करा, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है जिसमें एग्जैक्टली तीन टर्म्स होते हैं और तीनों टर्म्स जो है वो सिर्फ दोनों प्रीमाइसेस में। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म दिस, दूसरी टर्म दिस एंड तीसरी टर्म दिस। सो देयर आर थ्री टर्म्स इन ओनली टू प्रोपोजिशंस। और ये वाला जो है सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज, इसमें सिर्फ दो टर्म्स आ रहे हैं। तो ये हो गया एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। ओके, अब इसमें देखिए, ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करी, हमने दो पॉइंट्स कहे थे। पहला कि प्रीमाइसेस और कंक्लूजन जो है ना वो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, AEIO के फॉर्म में होना चाहिए। तो ठीक है, वो चीज तो फॉलो हो रही है, दिस इज E, दिस इज I, दिस इज O। दूसरा कहा था कि दे शुड बी अरेंज्ड इन अ स्टैंडर्ड ऑर्डर। अब ये स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा मेजर, माइनर और मिडल टर्म को, ठीक है। जो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा, नो हीरोज आर कावर्ड्स, सम सोल्जर्स आर कावर्ड्स, no heroes are cowards, some soldiers are cowards, therefore some soldiers are not heroes, ठीक है। अब हमने ये देखा। अब इसमें देखिए, हमारे पास तीन टर्म्स आ गई, हीरोज, सोल्जर्स एंड कावर्ड्स, और इसमें से तीनों टर्म्स जो है वो दोनों प्रीमाइसेस में मिला के कंप्लीट हो रही है। अब हमें देखना है मेजर टर्म के लिए। तो एक मेजर टर्म क्या होता है, द टर्म दैट अकर्स एज द प्रेडिकेट इन द कंक्लूजन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। अब देखिए, इसमें ये है हमारा कंक्लूजन, इसके कंक्लूजन में हमारी प्रेडिकेट टर्म क्या है, हीरोज।
तो हीरोज जो हो गया वो है हमारा मेजर टर्म, और उसी तरीके से कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है उसे कहा जाता है माइनर टर्म। तो माइनर टर्म हो गया हमारा सोल्जर्स। ठीक है, अब जिस प्रेमाइस में प्रेडिकेट आ रहा है वो हो गया मेजर प्रेमाइस, मतलब जिसमें मेजर टर्म आ रहा है वो है मेजर प्रेमाइस, जिसमें माइनर टर्म आ रहा है वो है माइनर प्रेमाइस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज, तो हीरोज अगर हमारा प्रेडिकेट है मतलब ये मेजर टर्म है। अब इन दोनों प्रेमाइसेस में हम देख सकते हैं कि नो हीरोज आर कावर्ड्स, तो हीरोज इसमें आ रहा है तो ये हमारा मेजर प्रेमाइस है, एंड सोल्जर्स क्योंकि ये कंक्लूजन के सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ये माइनर टर्म है, तो ये वाला हो गया माइनर प्रेमाइस जिसमें सब्जेक्ट यानी कि माइनर टर्म आ रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है। तो मेजर टर्म मतलब कंक्लूजन का प्रेडिकेट। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में कंक्लूजन का प्रेडिकेट टर्म इज द मेजर टर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में द सब्जेक्ट टर्म ऑफ द कंक्लूजन इज द माइनर टर्म। तो प्रेडिकेट टर्म इज द मेजर टर्म, सब्जेक्ट टर्म इज द माइनर टर्म। ये हम कंक्लूजन की बात करें। प्रेमाइस में जो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट है वो माइनर मेजर टर्म नहीं होगा, जो कंक्लूजन में प्रेडिकेट टर्म है वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का, वो ही उसका प्रेडिकेट मेजर टर्म होगा और उसका सब्जेक्ट जो है वो माइनर टर्म होगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर मिडल टर्म की। मिडल टर्म क्या होता है? बहुत सिंपल चीज है। अब देखिए हमने देखा यहाँ पे दोनों प्रेमाइसेस में 3 टर्म्स आ रहे हैं, हीरोज, कावर्ड्स एंड सोल्जर्स। तो इसमें से जो दो, अब देखिए हीरोज तो हो गया मेजर टर्म, सोल्जर्स हो गया माइनर टर्म, तो अब जो बच्चा कावर्ड्स जो कि दोनों प्रेमाइस में आ रहा है लेकिन कंक्लूजन में नहीं आ रहा है उसे कहा जाता है मिडल टर्म। ओके, तो मिडल टर्म क्या है? which must contain, a middle term क्या है? the term that appears in both premises but does not appear in the conclusion। तो एक ऐसी टर्म जो दोनों प्रेमाइसेस में अपीयर हो रही है लेकिन कंक्लूजन में अपीयर नहीं हो रही है उसे कहा जाता है मिडल टर्म। बहुत सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर देखिए कितनी क्विकली हम बता सकते हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन है क्योंकि देयरफॉर है, तो ये हीरोज इज द प्रेडिकेट टर्म, दैट इज व्हाई इट इज द मेजर टर्म। सोल्जर्स क्योंकि कंक्लूजन के सब्जेक्ट में आ रहा है, दिस इज द माइनर टर्म। और ये बचा कुचा, ये कावर्ड्स जो कि कंक्लूजन में नहीं आ रहा है, दिस इज द मिडल टर्म। बहुत सिंपल सा यहाँ पर हमने ये चीज समझ लिया। आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी, बट जो अभी एक्सप्लेन किया गया है वो ही इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक ओवर, अच्छा मेजर प्रीमाइस माइनर प्रीमाइस हमने देख ही लिया। वो प्रीमाइस जिसमें मेजर टर्म है वो मेजर प्रीमाइस, वो प्रीमाइस जिसमें माइनर टर्म है वो माइनर प्रीमाइस। बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये ओवरव्यू देख लीजिए। मेजर टर्म प्रेडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन, माइनर टर्म सब्जेक्ट टर्म ऑफ द कंक्लूजन, मिडल टर्म जो कि दोनों प्रीमाइसेस में आता है बट कंक्लूजन में नहीं आता, मेजर प्रीमाइस वो प्रीमाइस जिसमें मेजर टर्म है, और माइनर प्रीमाइस वो प्रीमाइस जिसमें माइनर टर्म है। तो अब देखिए, एक ऐसा सिलोजिज्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहा जाता है, ठीक है, जब उसके प्रीमाइसेस स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑर्डर में, मतलब पहले मेजर प्रीमाइस, फिर माइनर प्रीमाइस और फिर कंक्लूजन। ये स्टैंडर्ड ऑर्डर होना चाहिए। मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड स्टैंडर्ड ऑर्डर एंड कंक्लूजन, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑर्डर। माइनर प्रीमाइस पहले नहीं, पहले सबसे पहले मेजर प्रीमाइस। यहाँ पर देखिए जैसे द फर्स्ट इज द मेजर प्रीमाइस, देन द माइनर प्रीमाइस, देन द कंक्लूजन। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है? वो उसके प्रीमाइसेस जब स्टैंडर्ड ऑर्डर में अरेंज हुए होते हैं और जिसका कंक्लूजन आखिरी में होता है। ठीक है, अब ये क्यों इसकी ऑर्डर जरूरी है, क्यों मेजर पहले फिर माइनर फिर कंक्लूजन जरूरी है, वो क्या है उसका रीजन अब हमें पता चलेगा। अब देखिए, हमने एक सिलोजिज्म समझ लिया, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म समझ लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म समझ लिया। अब हमें समझना है मूड ऑफ द सिलोजिज्म। अब मूड क्या होता है?
हर सिलोजिज्म का एक मूड होता है। मूड जो है वो उसके टाइप से पता चलता है ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल, मतलब उसमें ए ई आई या ओ कौन सा प्रोपोजिशन यूज हुआ है। तो एक मूड जो है वो 3 लेटर से हम लोग बताते हैं, और वो 3 लेटर जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑर्डर में दिया जाता है। यानी कि जो मेजर प्रेमाइस है, पहले वो कौन से टाइप का कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है वो लिखा जाएगा, फिर माइनर प्रेमाइस का, और फिर कंक्लूजन का। तो उसका मूड अगर हमने ऊपर वाला एग्जांपल देखे जिसमें दिया हुआ था नो हीरोज आर कॉवर्ड्स, दिस इज ई प्रोपोजिशन। मेजर प्रेमाइस ई प्रोपोजिशन, सम सोल्जर आर कॉवर्ड्स माइनर प्रेमाइस आई प्रोपोजिशन, एंड सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज ओ प्रोपोजिशन। तो इसका मूड है ई आई ओ। बहुत सिंपल सी चीज है। मूड मतलब सिर्फ हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सम सोल्जर्स आ गया, फिर उसके बाद सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज आ गया, फिर नो हीरोज, कुछ तो भी ऑर्डर में करके और बोल दे कि इसका मूड तो ओ आई ओ है, ओ आई ई है। नो, दैट इज नॉट द मूड। एक मूड हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होता है, उसके जो प्रोपोजिशन उसमें यूज किया जाता है वो ही उसका मूड होता है। ठीक है। अब फिगर ऑफ द सिलोजिज्म। फिगर क्या होता है? अब पहले मूड की डेफिनेशन देख लीजिए, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, जिसमें जिस फॉर्म यूज किया गया है, जिस फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन यूज किया गया है, उस फॉर्म को मूड कहा जाता है। वो 3 लेटर्स का, जैसे कि 3 लेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? ए आई, जैसे कि ए हो सकता है, जैसे ऑल एस एस पी, सॉरी, जैसे कि हम जब मिडल टर्म की बात, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में हमेशा मिडल टर्म का यूज होता है, तो उसमें ए जैसे ऑल फॉर एग्जाम्पल पी इज एम, ऑल एस इज एम, देयरफॉर ऑल एस इज पी। तो ये हो गया ए वाला। ठीक है, बहुत सिंपल है। मूड सिंपल मतलब जब मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस और कंक्लूजन, इन तीनों का जो भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन यूज हो रहा है, उसका जो वो जिस फॉर्म का है, जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन यूज हो रहा है, उन तीनों लेटर्स को मिला के उसकी मूड बन गई। बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं फिगर। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 सिलोजिज्म्स को यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर कॉलेज स्टूडेंट्स, some professional athletes are college students, therefore some professional athletes are great scientists। अब सबसे पहले हमने देख लिया कि ये है हमारा therefore, मतलब ये कंक्लूजन है। इसका प्रेडिकेट टर्म इज ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब ये हमारा मेजर टर्म हो गया। मेजर टर्म आ रहा है इस प्रेमाइस में, मतलब ये हमारा मेजर प्रेमाइस हो गया। माइनर टर्म है सब्जेक्ट, जो कि प्रोफेशनल एथलीट्स, वो आ रहा है इस प्रेमाइस में, तो ये हमारा माइनर प्रेमाइस हो गया। और कॉलेज ग्रेजुएट्स जो है वो कंक्लूजन में नहीं आ रहा है, तो ये जो है हमारा मिडल टर्म हो गया। ठीक है। तो इसमें देखिए मेजर टर्म, मिडल टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म, और ये हमारा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, ऑल आर्टिस्ट आर इगोइस्ट, सम आर्टिस्ट आर पॉपर्स, देयरफॉर सम पॉपर्स आर इगोइस्ट। तो इगोइस्ट और पॉपर्स हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म हो गया। अब मेजर टर्म किस में आ रहा है? इस वाले में। ये मेजर प्रीमाइस हो गया, ये माइनर प्रीमाइस हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर पहले मेजर टर्म, फिर मिडल टर्म, फिर माइनर टर्म, फिर मिडल टर्म, ऐसे आता। अब यहाँ पे हो गया मिडल टर्म, मेजर टर्म, मिडल टर्म, माइनर टर्म। यहाँ पे हमारा माइनर टर्म, जो मिडल टर्म है वो मेजर और माइनर टर्म से पहले आ रहा है। ठीक है। अब इस वाले में दिस इज ए आई आई। ठीक है। द मूड ऑफ दिस इज ए आई आई। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो सॉरी, the mood of this categorical syllogism is AII. ठीक है। This applies to both of them. This applies to both of them. इसका भी मूड AII है एंड इस वाले का मूड भी AII है। ठीक है, दोनों का मूड AII हो गया। अब फिगर क्या होता है? देखिए फिगर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। इसका देखिए, अब जब इसको उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को P और M यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म की जगह S एंड P का यूज करा है। ठीक है। पहला वाला है ऑल P इज M, दूसरा वाला है सम S इज M, क्योंकि ये सब्जेक्ट टर्म है। ठीक है, ये प्रेडिकेट टर्म है। क्यों प्रेडिकेट टर्म इसको हम बोल रहे हैं? अच्छा, अब हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि यार ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर कॉलेज ग्रेजुएट्स, तो दिस इज तो ऑल एस इज पी। लेकिन नहीं, जब हम सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं तो जो मेजर टर्म है
वो जिस पोजीशन पे आता है वो मेजर टर्म विल ऑलवेज बी द प्रेडिकेट, चाहे वो एस की जगह पर आए चाहे वो पी की जगह पर आए, एंड द मिडल टर्म विल ऑलवेज बी डिनोटेड एज एम। तो ये यहाँ पर अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम सिंगल प्रोपोजिशन सिर्फ इस प्रीमाइस की बात करें देन दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रेडिकेट। लेकिन जब हम तीनों प्रोपोजिशंस को साथ में लेके बोल रहे हैं, जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ सिलोजिज्म, तो एक सिलोजिज्म में जो मेजर टर्म है इट विल ऑलवेज बी अ प्रेडिकेट, और जो माइनर टर्म हमेशा सब्जेक्ट होगी, चाहे वो किसी भी पोजिशन पे आए। इस केस में देखिए जो प्रेडिकेट टर्म है वो हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पर आ रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिलोजिज्म की बात हो रही है और ये मेजर टर्म है, दैट इज वाई दिस इज द प्रेडिकेट, क्योंकि कंक्लूजन में यही प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखिए, इसको अगर हमने इस फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी ऑल पी इज एम, क्योंकि मिडिल टर्म है, फिर सम एस इज एम, ठीक है, देयरफॉर सम एस इज पी। देखिए यही चीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये देखिए ये ए यहाँ पर ए एंड ये बी यहाँ पर बी, ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे। इसी तरीके से इसको करेंगे ऑल एम इज पी, सम एम इज एस, देयरफॉर सम एस इज पी। देखिए यही चीज यहाँ पर फॉलो हो रही है। सिंपल है, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना है, सिंपल यही है कि सब सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं, तो जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट टर्म है वो थ्रू आउट सब्जेक्ट टर्म रहेगा, चाहे उसकी पोजीशन कोई भी हो, एंड जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट टर्म है वो थ्रू आउट प्रेडिकेट टर्म रहेगा, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, ठीक है। अब इसका हमें मूड तो पता चल गया, ए आई आई। अब फिगर कैसे पता चलता है? फिगर पता करने के लिए ये देखिए, ये हमारा फिगर हो गया। बहुत सिंपल सी बात है कि मिडल टर्म की पोजीशन से हमें फिगर पता चलता है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत आपको सिंपल सा एक डायग्राम बना के बताती हूँ, जिससे आपको बहुत क्विकली क्लियर हो जाएगा कि मूड क्या है, बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। मेक अ क्रॉस, मेक टू लाइन्स, ओके। अब यहाँ पे when the middle term की पोजीशन ऐसी है, ठीक है, मतलब एक मिडल टर्म सब्जेक्ट की जगह है और एक मिडल टर्म प्रेडिकेट की जगह है, तो उसकी पोजीशन हो जाए, उसका फिगर हो जाएगा 1, ओके। जब m पहले मेजर प्रीमाइस में सब्जेक्ट की जगह है और माइनर प्रीमाइस में प्रेडिकेट की जगह है, तो उसका फिगर हो जाएगा 1। सिमिलरली जब हम बात करते हैं, जब जिस मेजर प्रीमाइस में मिडल टर्म प्रेडिकेट की जगह है और माइनर प्रीमाइस में जब वो सब्जेक्ट की जगह है, तो उसका फिगर हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जब मेजर और माइनर प्रीमाइस दोनों में मिडल टर्म की पोजीशन प्रेडिकेट की जगह है, तो उसका फिगर हो जाएगा 2। एंड सिमिलरली जब मेजर और माइनर प्रीमाइस दोनों में मिडल टर्म की पोजीशन सब्जेक्ट है, तो उसका फिगर हो जाएगा 3। बहुत सिंपल सा है। तो ये देखिए, इसको आप ये कर लीजिए, इसको बहुत क्लियरली बताएं। कभी भी जब भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, पहले से ये ड्रॉ कर लीजिए, क्रॉस दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 3। तो अब देखिए यहां पर हम देखते हैं, जब इस वाले की बात कर रहे हैं, मिडल टर्म कहां पर है? पहला मिडल टर्म प्रेडिकेट की जगह है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो 2 या फिर 4। अब दूसरा मिडल टर्म किधर है? वो भी प्रेडिकेट, मतलब प्रेडिकेट की जगह, तो ये फिगर हो गया इसका 2, ठीक है। अब हम इस तरफ देखते हैं, दूसरे वाले में देखिए, अगर हम वापस से ये ड्रॉ करते हैं, चलिए, पहला हमारा मिडल टर्म है, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह, तो ड्रॉ कर लेते, यहाँ पे लिख लेते ये सब्जेक्ट। दूसरा मिडल टर्म इज अगेन इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, तो इसका फिगर हो गया 3, ठीक है। इट्स वेरी इजी, जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये और जल्दी हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इसी चीज को इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। बस हमने क्या करा, इसका ये देखिए, ये बना लिया कि देन व्हेन दिस इज ड्रॉन लाइक दिस इज द फर्स्ट वन, ऐसे हुआ तो दिस इज द सेकेंड वन, ऐसे हुआ तो दिस इज द थर्ड वन, एंड ऐसे हुआ दिस इज द फोर्थ वन। तो हमने यही चीज हमने उसको एज डायग्राम ड्रॉ करा है। तो आप लोग प्लीज वेरी क्विकली इसको बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिए। दिस फिगर आपको हो गया, तो ये लिखा हुआ अपने आप हो जाएगा, लिखे हुए की पहली बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 4। आप देख सकते हैं यही चीज हुई है यहाँ पे। देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो ये फर्स्ट फिगर, ये ऐसे है,
देखिए ये ऐसे जा रहा है तो दिस इज द फर्स्ट फिगर, ये इस तरफ है तो दिस इज द सेकेंड फिगर, दिस इज दिस साइड तो ये देखिए थर्ड फिगर, ये ऐसे है तो देखिए ये है फोर्थ फिगर। तो बहुत इजीली हमने इसको एक डायग्राम की हेल्प से फिगर्स को बहुत क्विकली लर्न कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम्स को, इस डायग्राम को लर्न कर लिए, फिगर का काम हो गया। तो अब हमें मूड समझ में आ गया, हमें फिगर समझ में आ गया। तो देखिए फिगर हम कर लेते हैं। व्हाट इज फिगर? द पोजिशन ऑफ द मिडल टर्म इन द प्रीमाइसेस ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो जो मिडल टर्म की पोजिशन होगी उससे हमें उस सिलोजिज्म का फिगर पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो it is completely described as being a syllogism of the form EIO2. ठीक है, तो जो no heroes are cowards, some soldiers are cowards, therefore some soldiers are not heroes, जो हमने यहाँ पर ऊपर वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, ये देखिए इसमें तो बहुत सिंपल, इसमें फटाफट देखते हैं। इसका मेजर टर्म क्या है हमारे पास? हीरोज। माइनर टर्म क्या है? सोल्जर्स। मिडल टर्म क्या है? कावर्ड्स। मूड क्या है? EIO। फिगर क्या है? मिडल टर्म की पोजीशन देखिए, ये दोनों प्रेडिकेट की जगह है, मिडल टर्म दोनों, तो फिगर इज 2। देयरफॉर इसका कंप्लीट फॉर्म क्या है? जस्ट अ मिनट, लेट मी कीप इट हियर। इसका कंप्लीट फॉर्म इज EIO2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था। एंड जब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे ना तो ये और भी ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा और ज्यादा इजी हमारे पास हो जाएगा। देखिए अब व्हाट वी हैव टू डू, ये हमें एक एग्जांपल दिया है, हमें इसको सबसे पहले क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। इसका मेजर देखिए करना क्या है, पहले कंक्लूजन आइडेंटिफाई करिए। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसका मूड एंड फिगर करना है, बहुत सिंपल है। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे। So let's try to solve this exercise. Okay, we can do one thing. Let's mark the conclusion with pink. So what is the conclusion? Let's see. Some evergreens are objects of worship because all fir trees are evergreens and some objects of worship are fir trees. तो हमने पढ़ा है कि बिकॉज एक प्रीमाइस इंडिकेटर होता है, राइट? तो बिकॉज के बाद जो पूरा आया दैट इज द प्रीमाइस। तो हमारे पास कंक्लूजन मिल गया दिस। ओके, एक काम करते हैं, लेट्स राइट इट हियर। तो ये देखिए ये हमारे पास कलर कोडिंग हो गई, इससे हमें क्लैरिटी रहेगी। सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है इज टू फाइंड द कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन से ही हमें फिर स्टैंडर्ड ऑर्डर, मेजर प्रीमाइस एंड माइनर प्रीमाइस पता चलेगा। तो हमने कंक्लूजन ढूंढ लिया। नाउ लेट्स लुक फॉर द मेजर प्रीमाइस। अब क्या बोल रहा है? कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, वो जिस प्रीमाइस में होगा दैट इज द मेजर प्रीमाइस, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप द प्रेडिकेट टर्म इज द मेजर टर्म। तो all fir trees are evergreens, some objects of worship are fir trees. तो objects of worship ये हो गया हमारा major premise, and of course the remaining one, all fir trees are evergreens, is the minor premise. ठीक है, अब हमारे पास major premise, minor premise and conclusion मिल गया। Now what we have to find out is स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है एंड नेम इट्स मूड एंड फिगर। तो देखिए एक मैं आपको करके बताती हूँ यहाँ पे सॉल्व पूरा, उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे करना है। ओके, कीप द कलर स्कीम हियर। मेजर प्रीमाइस
पहले हमें लिखना है some objects of worship are for trees. ओके, अब लिखना है minor premise all for trees are evergreens and लिखना है conclusion. This is the way that you have to solve this question, these kinds of questions. Some evergreens are objects of worship. ठीक है, ये हमने लिख लिया मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट अ मिनट, लेट्स. ठीक है, अब हमें इसके बाद पता करना है इसका मूड एंड फिगर. सो द मूड, इट्स वेरी सिंपल. मेजर प्रीमाइस जो है वो आई है, माइनर प्रीमाइस इज ए एंड अगेन कंक्लूजन इज आई. आई ए आई. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड द फिगर. अब हमारा मिडल टर्म क्या है? टाइम टू हाईलाइट द मिडल टर्म. व्हाट इज द मिडल टर्म? द मिडल टर्म जो कि उसमें नहीं है. ठीक है, सम एवरग्रीन्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप. तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप एवरग्रीन्स, तो फर ट्रीज, जो हमारा फर ट्रीज है दैट इज आवर मिडल टर्म. तो अब मिडल टर्म क्या आ रहा है? देखिए, पहले वाले में मिडल टर्म आ रहा है प्रेडिकेट की प्लेस पे, दूसरे पे में आ रहा है सब्जेक्ट की प्लेस पे. सो द फिगर दैट फॉर्म्स हियर इज प्रेडिकेट एंड then subject, so that is figure 4. So the form of this is IAI 4. okay, ठीक है, ये हमारा तरीका है क्वेश्चन को करने का. तो इट्स वेरी सिंपल, मतलब बहुत ही इजी है. देखिए, अब हम फटाफट से सारे सॉल्व कर लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सारे जो है वो मैं ऐसे करके नहीं दिखाऊंगी आपको, सारे के सारे हम बाकियों में क्या करने वाले हैं कि सिर्फ यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगी और इसका मूड और वो दिखूंगी. ये सारे मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस पूरा ना दिखूंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज नो स्पेस हियर. All artificial satellites are important scientific achievements. Therefore, some important scientific achievements are not US inventions in as much as some artificial satellites are not US inventions. अब जल्दी जल्दी से हमें क्या करना है कि हमारे उसको यूज करना है what we call premise and conclusion indicators को इसमें. तो हमारे पास क्या है? Therefore, some important scientific achievements are not US inventions. So this is the conclusion, क्योंकि therefore is a conclusion indicator. Let's look for the major premise now. Not US inventions. तो अब देखिए US inventions किसमें? इस वाले में. तो some artificial, this is the major premise and the minor premises. ओके, अब हमें क्या देखना है इसमें? इसका मूड एंड फिगर. सो दिस इज इन व्हाट? सबसे पहले हमारा है आई, नो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट आई, नॉट यूएस इन्वेंशन. सो दिस इज ओ ए ओ इन फिगर 3. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट. No television stars are certified public accountants, but all certified public accountants are people of good businesses. It follows that no television stars are people of good businesses. तो it follows that हमारा हो गया conclusion indicator. चलिए इससे फटाफट अब हमें ढूंढना है major premise. So the major premise is people of good business sense. People of good business sense इसमें आ रहा है. So all certified, ये आ गया people of good business sense. And अब हमारे पास आएगा no television stars are certified accountants. चलिए अब फटाफट इसका मूड एंड फिगर लिखते हैं. तो मेजर प्रीमाइस, उसके बाद माइनर प्रीमाइस. मेजर प्रीमाइस जो है वो ए वाले में है, और पब्लिक अकाउंटेंट्स आर पीपल ऑफ गुड बिजनेस सेंस. तो ए ई ई एंड इट इज इन द फिगर 1.
ठीक है, आप समझ रहे होंगे फिगर 1 क्यों है इसका, क्योंकि देखिए पहले वाले में हमारे पास जो मिडल टर्म है, द फर्स्ट वन इज इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज इन द प्लेस ऑफ द प्रेडिकेट। कैसे, देखिए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हमारा मिडिल टर्म है, क्योंकि ये कंक्लूजन में नहीं है, तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स मेजर प्रीमाइज में सब्जेक्ट की प्लेस पर है एंड माइनर प्रीमाइज में प्रेडिकेट की प्लेस पर है। सो thus हमें हमारा मूड एंड फिगर मिल गया। Okay, I'm sorry, there was a glitch in the recording. Says some conservatives are not advocates of high tariff rates because all advocates of high tariff rates are Republicans and some Republicans are not conservatives. तो यहाँ पे अब हमें देखना है कंक्लूजन क्या है। देखिए बिकॉज है प्रीमाइस इंडिकेटर, सो दिस इज आवर कंक्लूजन। अब आपको डाउट हो रहा होगा ये क्या हो रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल कंक्लूजन इंडिकेटर्स। तो इसके बाद की जो लाइंस फॉलो होती है 2000 तक कंक्लूजन, तो हम वही कर रहे हैं, बस सिंपल। और उसमें देखिए कुछ समझने का बहुत नहीं है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है उसका मूड एंड फिगर। ओ आई एम सॉरी, मैं इसके पहले वाले में, पहले दो वाले में मूड एंड फिगर लिखना भूल गई।
आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जब भी हम आंसर एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं ऐसे भी, तो बिकॉज, सो, हेंस, एंड ये सभी नहीं आएंगे। यहाँ पर जो है वो हमें कंप्लीट आर्ग्यूमेंट दे रखा है, और वो अलग अलग प्रोपोजिशंस के फॉर्म में हम उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हमें बुक में नहीं दे रखा है कि ओके दिस इज द मेजर प्रेमाइज, दिस इज द कंक्लूजन। तो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमें हेंस, सो, बिकॉज, एंड, नेवर, दिस, दैट, कॉन्सिक्वेंटली इट फॉलोज दैट, ये सारी चीजें हमें नहीं लिखना है, बिकॉज राइटिंग दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर हम लिखते हैं कि major premise is because some well informed people, so no, that is not the major premise. It starts from some well informed people because it is the I proposition. Okay, so because वगैरह ये सब चीजें हमें नहीं लिखना है. We have to be very very careful of these things. So with this हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है, एंड सो इट वॉज ईजी, एंड आई होप कि आपको मूड, फिगर, मेजर टर्म, माइनर टर्म, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर. सिलॉजिज्म, कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म, एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी एंड सिंपल टॉपिक. और पता है क्या, आप ये जब सॉल्व करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे छोटी छोटी पजल्स हैं. सो दिस इज नथिंग टू बी मतलब ये बहुत ही सिंपल है. एक बार करो एंड इट्स लाइक वी आर डन विद दिस. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम हमारे इसके साथ कंटिन्यू करेंगे. एंड आई होप यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ये हमारा लास्ट चैप्टर है, एंड वी विल बी डन विद द लॉजिक सिलेबस. थैंक यू.